आज हम एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बात करने वाले हैं। गुलशन कुमार कौन थे? पीछे से दो और गोली उनकी पीठ को चीर कर सीने 16 गोलियां उन पर चल। हथियारों की तस्करी सीरीज 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। मुंबई पुलिस का भी जिक्र किया था। नदीम ने गुलशन को देख लेने की धमकी दी डाली थी। गुलशन कुमार की हत्या की जानकारी उन्हें हत्या से पहले ही उनके मुखबिर ने दे दी थी। पूरे शेड्यूल की स्टडी करने के बाद स्लैम ने पाया कि गुलशन कुमार की हत्या का केस ही नहीं चल सकता। हत्या लाल कृष्ण आडवाणी ने करवाई है। गुलशन कुमार का मानना था कि भगवान अपने बच्चे को स्लैम जैसे किसी गैंगस्टर के हाथों से मरने नहीं देंगे। बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। एक गोली चल। मई 1997 में दुबई में अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई थी। पैसे तो दे दिए हैं, लघु शंका का काम जल्दी निपटा दो। नमस्कार, मैं रजनीश सुथार। आज हम एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बात करने वाले हैं जो जितना हाई प्रोफाइल केस बना था उतना ही मिस्ट्री बनकर रह गया था। इसमें लिप्त आरोपियों को सरकार व्यवस्थापूर्ण सजा ही नहीं दिलवा सकी, या यूं कहें कि हत्या का केस ही नहीं चल सका तो गलत नहीं होगा। मैं यहाँ सरकार के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह केस महाराष्ट्र सरकार स्वयं लड़ी थी। दिनांक 12 अगस्त 1997 का दिन मुंबई के धूप छाया अपार्टमेंट के पास स्थित जितेश्वर शंकर मंदिर के सामने गुलशन कुमार की हत्या कर दी जाती है। और सुबह की करीब 10:15 पर गुलशन कुमार सफेद कपड़े और सफेद सैंडल पहनकर कंधे पर बगमा दुपट्टा डालकर अपनी मेहरून कार से उतरते हैं। हाथ में पूजा की थाली लिए 15 मिनट पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठने के लिए कार की तरफ बढ़ते हैं और उनका ड्राइवर रोजाना की तरह उनके हाथ से पूजा की थाली लेकर आगे कार की तरफ बढ़ जाता है। उसी समय पीछे से एक चिल्लाकर आवाज आती है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। गुलशन कुमार बोले कि क्या कर रहा है तू? इतने में एक गोली उनकी कनपट्टी पर छूती हुई निकलती है। वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी पीछे से दो और गोली उनकी पीठ को चीर कर सीने की तरफ निकल जाती है। इस समय वह एक पब्लिक टॉयलेट के पास में छुपने का प्रयास कर रहे थे। तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। अपने शरीर को संभालते हुए वापस उठकर खुद को बचाने की गुहार पास की बस्ती के घरों पर जाकर करते रहे। लोग अपने घरों का दरवाजा लगातार बंद करते रहे। इतने में पीछे से आकर 3 लोगों ने लगातार 16 गोलियां उन पर चलाई थी। इस तरह संगीत के सम्राट, कैसेट किंग के नाम से जाने जाने वाले गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि गुलशन कुमार कौन थे। इनका पूरा नाम गुलशन कुमार दुआ था। इनका जन्म 5 मई 1951 को एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक साधारण व्यवसायी थे। दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर एक छोटे से दुकान पर जूस बेचा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सस्ते ऑडियो कैसेट के जरिए संगीत उद्योग में क्रांति ला दी थी। गुलशन कुमार ने अपनी छोटी बचत से एक रिकॉर्डिंग कंपनी शुरू की थी। उस समय म्यूजिक कैसेट्स काफ़ी महंगे हुआ करते थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं लोगों को सस्ते और अच्छे गाने दे सकूं तो ये सब बहुत बड़ा काम होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने टी सीरीज़ की नींव रखी थी। उन्होंने 1983 में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री लिमिटेड टी सीरीज़ की स्थापना करी थी, जो जल्द ही भारत की सबसे बड़ी संगीत कंपनी बनकर उभरी थी। उन्हें कैसेट किंग के नाम से जाने जाना लगा था। गायकों में जैसे नरेंद्र चंचल और अनुराधा पौडवाल के साथ मिलकर उन्होंने भक्ति संगीतों को घर घर तक पहुंचाया था। उस समय भारत में पायरेसी आम थी। पायरेसी का मतलब किसी भी तरह की सामग्री को गैर कानूनी तरीके से कॉपी करना या इस्तेमाल करना होता है। इससे फिल्म या संगीत इंडस्ट्री में नुकसान भी होता है। लेकिन गुलशन कुमार ने इस अवसर का फायदा उठाकर कम कीमत पर ऑडियो कैसेट उपलब्ध करवाए थे, जिससे आम लोगों को आसानी से संगीत खरीद पाए। और शुरुआत में उन्होंने भजन और भक्ति गीतों में कैसेट बेचना शुरू किया था। उनका पहला बड़ा हिट एल्बम श्री राम भजन था, जिसमें बाजार में तहलका मचा दिया था। इसके बाद तो जैसे सफलता की जड़ी ही लग गई थी। गुलशन कुमार को भक्ति संगीत आम लोगों तक, दिलों तक पहुंचा दिया था और ये संगीत के सम्राट कहलाने लगे थे। 11 जुलाई 1983 को टी सीरीज की स्थापना हुई थी। इसमें टी का अर्थ त्रिशूल से लिया गया था। कंपनी को पहला बड़ा ब्रेक 1988 में मिला था। इस साल आमिर खान और जूही चावला की एक फिल्म आई थी, कयामत से कयामत तक आई थी। उस समय
उस फिल्म के 80 लाख कैसेट बिके थे। 1990 में आशिकी फिल्म रिलीज हुई थी। इस आशिकी फिल्म में तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। आशिकी की 20 मिलियन कॉपी बिकी थी, जिसने रातों रात टी सीरीज को एक कामयाब बना दिया था। पूरे नोएडा में टी सीरीज की पहली बिल्डिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग बनी थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से कंपनी ने अपना वर्चस्व हासिल किया था। फाइनेंशियल ईयर 1992-93 की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले व्यक्ति में गुलशन कुमार का नाम सबसे ऊपर था। गुलशन कुमार ने इस साल में करीब 350 करोड़ का टर्नओवर किया था। इसी समय कुमार शानू टी सीरीज के साथ मिलकर नए किशोर कुमार बन चुके थे। गुलशन कुमार केवल भजन और भक्ति गीतों तक सीमित नहीं रहते, उन्होंने बॉलीवुड संगीत में उद्योग में कदम भी रखा था। वहाँ एक नई क्रांति ला दी थी। 1980 और 90 के दशक में उन्होंने आशिकी दिल है कि मानता नहीं 1991 में बनी थी, और उनकी एक फिल्म थी कि साजन जो 1991 में आई थी। ऐसी सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिए थे। उन्होंने न सिर्फ नए गायकों को मौका दिया था बल्कि भारतीय संगीत को एक नई दिशा भी दी थी। सोनू निगम, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और कई अन्य गायक उनके मार्गदर्शन में सुपरस्टार बने थे। उनकी सोच थी कि संगीत को हर किसी तक पहुंचाना, और इसी सोच के चलते टी सीरीज भारत के सबसे बड़े म्यूजिक कंपनी बन गई थी। 1990 में टी सीरीज ने फिल्म निर्माण में भी कदम रखा था। 1990 में आशिकी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी। इस फिल्म के गाने जैसे नज़र के सामने और दिल का क्या कसूर सुपरहिट हुए थे और टी सीरीज को संगीत उद्योग में एक बड़ा नाम बना दिया था। इस दौरान कंपनी ने नए गायकों जैसे कुमार शानू और उदित नारायण को मौका दिया था, जो बाद में बॉलीवुड के दिग्गज बन गए थे। टी सीरीज ने तकनीक का भी फायदा उठाया था। ऑडियो कैसेट के बाद कंपनी ने सीडी और फिर डीवीडी बाजार में भी अपनी पकड़ बनाई थी। गुलशन कुमार की सोच थी कि संगीत को सस्ता और सुलभ बनाया जाए, जिससे कंपनी मध्यम और निम्न वर्ग के बीच में लोकप्रिय हो गई थी। उस समय बाजार में कैसेट 40 रुपए के बिकते थे, जबकि गुलशन कुमार वह कैसेट सिर्फ 10 रुपए में बेचा करते थे। गुलशन कुमार की रणनीतियां उनकी दूरदर्शिता और बाजार की समझ और ग्राहकों की जरूरत को प्राथमिकता देने का परिणाम थी। टी सीरीज को भारत के सबसे बड़े संगीत साम्राज्य में बदलने और उनकी रणनीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ खास रणनीतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सस्ते दामों पर संगीत उपलब्ध करवाना। गुलशन कुमार ने उस समय महंगे ऑडियो कैसेट बाजार में सस्ते विकल्प के रूप में पेश किए थे। जब बड़े संगीत लेबल्स ऊंची कीमतों पर गाने बेचा करते थे, उस समय कम लागत पर रिकॉर्डिंग की और सस्ते कैसेट के जरिए संगीत को आम लोगों तक पहुंचा था। इससे प्रभाव यह हुआ टी सीरीज को बड़े पैमानों पर लोकप्रियता मिली थी। भक्ति संगीत पर फोकस। गुलशन कुमार ने भारतीय संस्कृति में धार्मिकता और भक्ति की लोकप्रियता को पहचाना और भजनों में माता के भजन और अन्य धार्मिक संगीतों को बढ़ावा दिया था। उन्होंने नरेंद्र चंचल, अनुराधा पौडवाल जैसे गायकों के साथ मिलकर के इसे व्यावसायिक रूप में एक सफल बनाया था। भक्ति संगीत में ग्रामीणों और शहरी दोनों क्षेत्रों में टी सीरीज ने अपनी पेठ बढ़ाई थी। यह उनकी व्यक्तिगत आस्था से भी जुड़ा हुआ था, जिसने उन्होंने एक ब्रांड को एक भावनात्मक पहचान दी थी। इससे टी सीरीज ने बड़े संगीत लेबल्स जैसे ब्रिटिश म्यूजिक का लेबल HMV, जिसका फुल फॉर्म है हिज मास्टर वॉइस, को बड़ी टक्कर दी थी और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। यह जोखिम भरा कदम था, लेकिन उनकी तेजी और लागत पर कंट्रोल ने इसे सफल बना दिया था। नए लोगों को मौका देते थे और गुलशन कुमार ने उस समय स्थापित गायकों पर निर्भर रहने के बजाय नए और कम प्रसिद्ध लोगों पर ज्यादा भरोसा करा था। उदाहरण के लिए आशिकी फिल्म में कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल जैसे गायकों को लॉन्च किया था, जिससे न केवल उनकी लागत कम हुई थी बल्कि नए सितारे पैदा हुए थे जो बाद में लंबे समय तक टी सीरीज के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। ये रणनीति बॉलीवुड में उनकी साख बढ़ाने में मददगार साबित हुई थी। संगीत के साथ साथ गुलशन कुमार ने फिल्म निर्माण में भी निवेश किया था। 1990 में आई फिल्म आशिकी जैसी कम बजट की फिल्मों में पैसा लगाया था, जिसमें गानों पर ज्यादा फोकस किया गया था, और फिल्मों में सफलता ने टी सीरीज को संगीत के साथ साथ मनोरंजन उद्योग में भी मजबूत स्थिति में ला दिया था। गुलशन कुमार ने खुद को एक धार्मिक और साधारण व्यक्ति के रूप में पेश किया था। वे माता वैष्णो देवी में मुक्त भंडारा करने और ऐसे कामों में शामिल रहते थे जिससे उनकी भक्ति लगे। उनकी एक छवि जनहितैषी व्यक्ति की छवि बन गई थी, जिसमें ग्राहकों और श्रोताओं के बीच विश्वास पैदा हो गया था। यह उनकी कंपनी के लिए डायरेक्टली फायदे वाला सौदा था। अब हम कुछ ऐसे गायकों के बारे में चर्चा करेंगे जिन गायकों के साथ मिलकर टी सीरीज ने एक उपलब्धि हासिल की थी। इसमें कुछ ऐसे गायक के नाम भी आएंगे जिनके ऊपर बाद में गुलशन कुमार की हत्या के आरोप लगे। चलो बुलावा आया है, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। ये एक ऐसे गाने थे जब हम बचपन से गली मोहल्ले में सुनते आ रहे थे। इन्होंने माता वैष्णो देवी और अन्य शक्तिपीठों से जुड़े भजनों पर घर घर तक पहुंचाया था। नरेंद्र चंचल की एक ऐसी परिचित आवाज बन गई थी जो देश भर में माता के जागरण और लाइव प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया था। उनकी मंच और ऊर्जा पर भक्ति भाव के दर्शकों को बड़ा आकर्षित करा था। उनके लाइव प्रदर्शनों में टी सीरीज के भक्ति संगीत की मांग बढ़ाई थी। टी सीरीज के भक्ति संगीत को लोकप्रिय बनाने में गुलशन कुमार के साथ अन्य भक्ति गायकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इन गायकों ने अपनी अंगूठी शैली और समर्पण के लिए कंपनी की रणनीतियों को मजबूत किया और भक्ति संगीत को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। हरिओम शरण, रघुपति राघव राजा राम इनका प्रसिद्ध गाना था।
नदीम श्रवण की जोड़ी का आना, इस जोड़ी को लोग पसंद करने लगे थे और गुलशन कुमार इन्हें काम देने लगे थे। इनमें जो नदीम है उसका नाम आप नदीम शेफी के नाम से याद रखिएगा। इसका नाम आप इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार आने वाला है। लता मंगेशकर, सत्यम शिवम सुंदरम और मोहम्मद रफ़ी, मन तड़पण, हरिदर्शन को आज बाद में जैसे कुमार शानू की बात करें तो कुमार शानू के रोमांटिक गीतों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने टी सीरीज के लिए भक्ति गीत भी गाए, जैसे शिव शंकर को जिसने पूजा। उनकी मधुर आवाज़ ने भक्ति संगीत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया। उदित नारायण, ओम नमो नारायण और जय श्री राम अन्य योगदानकर्ताओं की भूमिका में हम कुछ स्थानीय गायक भी थे, जो पंजाबी में गुरमेल सिंह, गुजराती में प्रहलाद सिंधे, जिन्होंने स्थानीय भक्ति संगीत को बढ़ावा दिया था, सस्ते और सुलभ संगीत की रणनीति को बल दिया था। हर वर्ग और क्षेत्र के गायक होने से टी सीरीज की पहुंच राष्ट्रीय स्तर पर हो गई थी। अब साल आता है 1997, जब गुलशन कुमार अपनी पीक पर थे। टिप्स और सारेगामा को पछाड़ते हुए टी सीरीज 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म के राइट्स टी सीरीज के पास थे। उसी साल गुलशन कुमार की हत्या कर दी जाती है। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का रिश्ता जग जाहिर था। रियल इस्टेट चरमरा चुका था और अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थे। म्यूजिक इंडस्ट्री में पहले से लोग मौजूद थे, बड़े नाम इनके खिलाफ हो चुके थे। उनकी सफलता को रोकने के लिए उन्हें धमकियां मिलने लगी थी। इसी साल मई महीने में यानी मई 1997 में नदीम श्रवण की जोड़ी के फेम नदीम शेफी ने एक एल्बम लॉन्च करा था। उस एल्बम का नाम था हाय अजनबी। इस एल्बम में कुछ गाने को नदीम शेफी ने खुद गाया था। नदीम शेफी चाहता था कि टी सीरीज इसके गाने के राइट्स खरीदे और उसे प्रमोट करे, और गुलशन कुमार ने ऐसा नहीं करा था क्योंकि गुलशन कुमार का मानना था कि नदीम शेफी की आवाज़ सही नहीं है। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार के अदालत में दिए बयान के अनुसार गुलशन कुमार ने नदीम से कहा कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह बात बनी और टी सीरीज ने राइट खरीद लिए। प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी बनाया, लेकिन एल्बम फ्लॉप साबित हुई। नदीम ने इसका दोष गुलशन कुमार को दिया था। उन्हें लगता था कि ठीक से पब्लिसिटी न होने के कारण एल्बम फ्लॉप हुई थी। अदालत में किशन कुमार ने बताया कि एक मुलाकात के दौरान नदीम ने गुलशन को देख लेने की धमकी दी डाली थी। इसके 2 महीने बाद यानी 5 अगस्त 1997 का दिन गुलशन कुमार के पास इस नंबर से एक कॉल आया था। कॉल के दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का डॉन अब्बू सलेम की आवाज़ थी। अब्बू सलेम बोला कि वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ। इसके बाद सलेम ने 10 खोखे यानी 10 करोड़ की मांग की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब्बू सलेम दाऊद इब्राहिम के साथ में मिलकर सोने की तस्करी, हथियारों की तस्करी, फिरौती, जमीन कब्जा करना ऐसे कार्य किया करता था। अंडरवर्ल्ड पर आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसी कॉल में सलेम ने पूछा कि तुमने नदीम की एल्बम को सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज़ अच्छी नहीं है, इसलिए एल्बम फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 9 अगस्त को एक बार दोबारा अब्बू सलेम का कॉल आया। किशन कुमार अदालत में बताते हैं कि इस कॉल में दोबारा पैसों की मांग दोहराई गई थी। सलेम ने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। तो खास बात यह है कि सलेम ने इसमें मुंबई पुलिस का भी जिक्र किया था। अभी तक उन्होंने किसी पुलिस के पास नहीं गया था, इसका मतलब तुम हमें सीरियस नहीं ले रहे हो। तो ये कहकर सलेम ने फ़ोन काट दिया था। इन धमकियों के बावजूद गुलशन कुमार ने पुलिस के पास नहीं गए। उनको दोस्तों ने बताया कि आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन गुलशन कुमार का मानना था कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। गुलशन कुमार ने फैसला किया था कि सलेम की धमकियों के बारे में वो पुलिस को नहीं बताएंगे, चाहे जो भी हो जाए। गुलशन कुमार ने सावधानी के तौर पर बस ये किया कि उन्होंने एक निजी सिक्योरिटी गार्ड रख लिया था। यह वह समय था, इससे 1 महीने पहले ही फिल्म डायरेक्टर राजीव राय पर हमला हुआ था, लेकिन उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई थी। इससे पहले अब्बू सलेम ने सुभाष घई पर हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन पुलिस ने उसके लड़के को पहले ही पकड़ लिया था। क्राइम राइटर एस हुसैन जैदी की किताब के अनुसार इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने अब्बू सलेम से बात की। रिपोर्टर ने सलेम से पूछा कि क्या तुम्हारी धमकियां सिर्फ कोरी है। सलेम ने जवाब दिया, सिर्फ 1 हफ्ता और इंतजार। अब आया 12 अगस्त 1997 का दिन, जब संगीत सम्राट के बेताज बादशाह गुलशन कुमार ने अंतिम सांस ली थी। सिक्योरिटी गार्ड अक्सर साथ नहीं आता था। उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उनके साथ नहीं था। तबीयत खराब होने के चलते वो घर पर ही रुक गया था और उसने लगातार दूसरे दिन ड्यूटी पर नहीं आना तय किया था। एक बार जब सिक्योरिटी गार्ड रास्ते से हट गया तो सलेम को कोई शक नहीं था कि उसके शूटर कामयाब नहीं होंगे। गुलशन कुमार के पूरे शेड्यूल की स्टडी करने के बाद सलेम ने पाया कि एक बेहतर मौका है। जब गुलशन काम पे जाने से पहले अंधेरी में जितेश्वर शंकर मंदिर में सुबह की पूजा करने के लिए जाते हैं। इसी मौके पर गुलशन कुमार पर हमला किया जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर की लोकेशन और उसके आसपास का माहौल सलीम के शूटर के भागने के लिए अच्छा साबित हो रहा था। सलेम ने 3 आदमियों के
मंदिर के पास अपनी जगह ले ली थी। स्लेम ये मान रहा था कि गुलशन को पता होगा कि उसकी हत्या के लिए आदमी भेजे जा चुके हैं, लेकिन गुलशन कुमार का मानना था कि भगवान अपने बच्चे को स्लेम जैसे किसी गैंगस्टर के हाथों से मरने नहीं देंगे। इसी मंदिर का वर्ष 1976 में जीर्णोद्धार गुलशन कुमार ने करवाया था। तब से वह दिन में 2 बार मंदिर जाते थे, सुबह लगभग 10 बजे और शाम को लगभग 6 बजे। शिव मंदिर प्रबंधक संघ के अध्यक्ष रामचंद्र लवारगे भी हमेशा उनके साथ रहते थे। उन्होंने लगभग 15 मिनट तक प्रार्थना की और प्रसाद चढ़ाया और घर लौट रहे थे। वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे, जो मंदिर से सिर्फ 6 से 7 फीट की दूरी पर नवरकिरण रोड की तरफ खड़ी थी। अपनी कार की तरफ जाते समय गुलशन कुमार को अचानक पीछे से मुड़कर ऐसा लगा कि कोई पिस्टल तान कर खड़ा है। ये क्या कर रहे हो, गुलशन कुमार ने कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई कि बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। एक गोली चलती है और गुलशन कुमार के माथे को छूकर निकल जाती। वो जमीन पर गिर जाते हैं और पूजा का सारा सामान भी बिखर जाता है। कुमार भागने की कोशिश करते हैं, एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं। गुलशन कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं और वहां भी कोई मदद नहीं मिलती। उनका ड्राइवर रूपलाल सूरज कलश उठाकर हमलावरों की तरफ फेंकता है और हमलावरों ने रूपलाल के दोनों ही पैरों पर गोलियां चला दी थी। वो भी घायल अवस्था में गिर चुका था। गुलशन कुमार उस समय सार्वजनिक शौचालय के पास खड़े थे। उस समय वह गिर चुके थे, घायल अवस्था में थे। हमलावर उनके पास पहुंचते हैं और उनके शरीर में, बेजान पड़े शरीर में 16 गोलियां अंधाधुंध लगा देते हैं। 16 गोलियां लगने के बाद संगीत के सम्राट गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है। जिसने गोली चलाई थी उसका नाम था दाऊद मर्चेंट। क्राइम रिपोर्टर एस हुदैन जैदी ने अपनी किताब में लिखा कि दाऊद मर्चेंट की ओर से पहली गोली चलने से लेकर गुलशन कुमार की अंतिम सांस तक का घटनाक्रम के दौरान मर्चेंट का सेलफोन चालू था। सेलफोन पर अबू सलेम पूरे घटना को सुन रहा था। उसका मन था कि वो गुलशन कुमार को मरते समय उसकी हर चीख को सुने। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जनसेवा करता रहा, लोगों की जिंदगियां बचाता रहा, भंडारे लगाता रहा, उस व्यक्ति की यह दशा वो अपनी आंखों से देखना चाहता था और सुनना चाहता था, और ये भी देखना चाहता था कि वो कैसे लोगों के सामने अपने जिंदगी की भीख मांगे। गुलशन कुमार को नजदीक के एक ऊपर हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने तब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से बात की थी। राजन ने बताया था कि गुलशन कुमार की हत्या में स्लेम का हाथ है। उसने ये भी बताया था कि डायरेक्टर राजीव राय पर हमला स्लेम ने करवाया था और ये सब दाऊद के इशारे पर हो रहा था, जिसकी चर्चा गली मोहल्ले से लेकर संसद तक होने लगी थी। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने तुरंत इस हत्या पर प्रतिक्रिया दी। यह आपराधिक कृत्य किसी भी सभ्य समाज में और खासकर ऐसे शहर में जो अपने अनुशासन और सामाजिक जागरूकता के लिए जाना जाता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। गुजराल ने कहा कि गुलशन कुमार ने इस फिल्म संगीत की दुनिया में अपने लिए खास जगह बनाई थी। उनके जाने का दुख हर संगीत प्रेमी को होगा। पुलिस लगातार कहती रही कि उनके पास नदीम के खिलाफ सबूत थे। जब नदीम का फिल्मी एल्बम हाय अजनबी असफल हुआ तो उन्होंने इसके लिए गुलशन कुमार को दोषी ठहराया था। जब नदीम ने गुलशन कुमार को धमकी देते हुए यह भी कहा था कि तुम्हें मेरे दोस्तों के फ़ोन नहीं आए, क्या अभी तक तुम मुझे जानते नहीं हो। गुलशन कुमार और नदीम के बीच बढ़ते झगड़ों के बारे में परिवार के बयान के अलावा और भी संकेत थे। पुलिस जिस सबूत पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रही थी वो उनमें से कई फिल्म स्टारों के बयान जो 12 जून को रॉयल एम्पायर होटल की लॉन्च पार्टी में दुबई में हुई थी, जहां नदीम श्रवण की जोड़ी ने कथित रूप से स्लेम के कहने पर मुफ्त में परफॉर्मेंस किया था। शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, आदित्य पंचोली, अतुल अग्निहोत्री, चक्की पांडे और पूजा भट्ट को क्राइम ब्रांच ने तलब किया था। उनके बयान रिकॉर्ड किए गए थे। पुलिस का दावा था कि वो उनके बयानों और सबूतों की कड़ियां जोड़ने में कामयाब हुए हैं। ये तय कर पाए हैं कि कैसे नदीम स्लेम के साथ घंटों तक बैठा था, गुलशन कुमार को मारने की योजना बनाई थी। अगर गुलशन नदीम की बातों पर राजी न होता तो कैसे उनको मारना है, इस प्रकार से भी उन्होंने योजना बनाई थी। नदीम ने अबू सलेम को गुलशन कुमार को मारने के लिए पैसे दिए थे। यह कोई मैं मेरी मर्जी से बात नहीं कह रहा हूँ। 2021 में मुंबई हाईकोर्ट ने 69 पेज का जजमेंट सुनाया था। उसमें कहा था जब संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी, जिस तरह से फिल्म उद्योग संजय दत्त के लिए खड़ा हुआ था, यहाँ तक कि उनके पिता सुनील दत्त के विरोधी शत्रुघ्न सिन्हा और बाल ठाकरे ने भी संजय दत्त का समर्थन किया था। नदीम के लिए कोई भी बड़ा नाम उनके साथ खड़ा नहीं था। नदीम ने लगातार बाल ठाकरे को ठाकरे अंकल कह करके हस्तक्षेप करने की अपील की थी, लेकिन उन्हें कोई इसका फायदा नहीं हुआ था। अंत में नदीम भी भारत छोड़कर लंदन चले गए और 2020 में फिर से यह बात तब सुर्खियों में आई जब पूर्व मुंबई कमिश्नर राकेश मारिया की किताब आई थी। किताब में उन्होंने लिखा कि गुलशन कुमार की हत्या की जानकारी उन्हें हत्या से पहले ही उनके मुखबिर ने दे दी थी। फिर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि पुलिस कमिश्नर में अगर मुखबिर ने सूचना दे दी थी तो उन्होंने बचाने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसका जितना बड़ा सवाल है उतना ही बड़ा जवाब था। मारिया ने अपनी किताब में इस जवाब को लिखा है। उन्होंने लिखा कि उन्हें यूपी सरकार से सुरक्षा गार्ड साथ रखे थे। मुंबई पुलिस की ओर से और सुरक्षा देना उन्हें उचित नहीं समझा। इस निर्मम हत्या के बाद फिल्म जगत में भय का माहौल था और उनकी फिल्म देखने गए थे। जो भी सीन जिस तरह से क्रिएट उनकी फिल्मों में होता है उसी प्रकार से इनका क्रिएट हुआ था। फिल्म आशिकी के निर्देशन महेश भट्ट, उन्होंने सटीक
एक प्रतिक्रिया दी थी, जब आप गुलशन कुमार को मारते हैं तो आप मनोरंजन उद्योग के सबसे बड़े व्यक्तियों में से एक को मारते हैं। गुलशन कुमार को मारकर वे कह रहे हैं कि हम फैसले ले रहे थे, तो उन्होंने यह साबित कर दिया पूरी फिल्म बिरादरी दहशत में है। उस समय अपने गिरोह के सदस्यों में सलेम को घेर रखा था। मुंबई से लेकर दुबई तक माफिया गुस्से में था। उसका एक कारण यह भी था कि अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाने वाला दाऊद इब्राहिम से अलग चलकर अब्बू सलेम ने, जो एक अपेक्षाकृत छोटे कद के व्यक्ति द्वारा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जो अभी तक अपने पैरों पर जमा भी नहीं था। दाऊद इब्राहिम गिरोह डरा हुआ था, उसके निशाने पर अब्बू सलेम आ गया था। फिर आता है एक ऐसा किस्सा जिसने सियासत हिल चुकी थी। अब दूसरी बार इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने अब्बू सलेम को कॉल किया था। रिपोर्टर ने देखा कि सलेम अब वैसा डॉन नहीं रहा था जो पिछले सप्ताह था। सलेम का लहजा और बिल्कुल अंदाज बदला हुआ था। सलेम खुद एक डर के जी रहा था अपनी जिंदगी। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वह इसी हत्या के बारे में बात कर रहा था। बोलने से पहले वह एक पल के लिए झिझका और उसने कुछ ऐसा कहा जो कुछ अविश्वसनीय था। अब्बू सलेम ने कहा कि यह हत्या लाल कृष्ण आडवाणी ने करवाई है। लाल कृष्ण आडवाणी ने इस हत्या की सुपारी दी है। आप उन्हें कॉल करके क्यों नहीं पूछते? यह बात मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। यह बात एस उदयन जैदी ने अपनी किताब माय नेम इज अब्बू सलेम के चौथे चैप्टर के पेज नंबर 2 पर लिखा है। आडवाणी उस समय राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अब्बू सलेम इसलिए नेताओं के नाम ले रहा था ताकि वह बच सके, लेकिन इसका कोई खास फायदा अब्बू सलेम को नहीं हुआ था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो कहानी सामने आई वो कुछ अलग थी। 2002 में अदालत में हुए बयान के अनुसार मई 1997 में दुबई में अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई थी। अनीस इब्राहिम यानी दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई। इस मीटिंग में अनीश, अब्बू सलेम और एक और गैंगस्टर था। इस मीटिंग में यह तय हुआ था कि गुलशन कुमार को मारकर एक नज़ीर पेश की जाएगी। इसके बाद 3 लोगों को हायर किया गया था। इसमें से एक था असद राउत उर्फ राउत दाऊद मर्चेंट, जो अब्बू सलेम का खास था। मर्चेंट और उसके भाई अब्दुल रशीद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा चार्जशीट में 19 लोगों को गुनहगार बताया जाता है। दाऊद मर्चेंट पर आईपीसी की धारा 302, 307 और आर्म एक्ट की धारा 27 में मुकदमा दायर किया जाता है। इसमें अब्बू सलेम, नदीम सेपी के साथ साथ एक नाम और था जो सबको चौंका देने वाला था, टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तोरानी का। पुलिस ने दावा किया था कि नदीम के साथ साथ रमेश तोरानी ने भी गुलशन कुमार की 25 लाख की सुपारी दी थी। इस केस का गवाह नंबर 37 आरिफ लकड़वाला के अदालत में दिए बयान के अनुसार रमेश तोरानी ने सुपारी के पैसे आरिफ को दिए थे, जो बाद में अब्बू सलेम को दिए गए थे। आरिफ के शब्दों में, पैसे तो दे दिए हैं, लघु शंका का काम जल्दी निपटा दो। लेकिन 2002 में इस केस में पहला फैसला आया था। पुलिस ने दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई, बाकी लोगों को रिहा कर दिया था। पुलिस रमेश तोरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई थी, इसलिए अदालत ने उन्हें बेगुनाहगार साबित कर दिया था। नदीम सेपी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन चला गया था। सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की गई थी, लेकिन ब्रिटिश अदालत में उसके खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। बाद में नदीम ने ब्रिटिश की नागरिकता भी ले ली थी और वो कभी लौटकर इंडिया नहीं आया था। लंदन में नदीम पर केस चला। लंदन कोर्ट का बयान था कि आप एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाते हैं, इसका जो व्यय हुआ है इसको भुगतान करो। इससे सरकार को लाखों पाउंड का खर्चा भी हुआ था। यहाँ तक अब्बू सलेम की बात है, 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था, लेकिन उस पर कभी गुलशन कुमार की हत्या का केस ही नहीं चल सका था। उसका कारण एक ये भी था कि पुर्तगाल और भारत के बीच में हुए समझौतों की शर्तें। इस समझौतों के अनुसार अब्बू सलेम सिर्फ वही केस चल सकते थे जिन पर सहमति बनी हुई थी। इस लिस्ट में गुलशन कुमार की हत्या का केस का कोई जिक्र नहीं किया गया था। 2005 के केस के बाद अब्बू सलेम का इस केस में किसी भी प्रकार से कोई भी पेशी भी नहीं हुई थी, जबकि अब्बू सलेम आर्थर रोड स्थित जेल में हमेशा के लिए रहा था, लेकिन फिर भी उस पर कभी केस नहीं चल सका और अदालत में उसे हमेशा अब्सेंट माना गया था। मैं जो भी बोल रहा हूं और हमारी टीम की रिसर्च के आधार पर बोल रहा हूं, हमने जिस किताब का सहारा लिया, जो वीडियो, जो समाचार पत्र, जो मैगजीन हमने पढ़ी हैं, उनकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हो। वर्तमान स्थिति की बात करें तो गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार ने टी सीरीज को एक नए युग में ले जाने के लिए फिल्म निर्माण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित किया है। डिजिटल युग, यूट्यूब का वर्चस्व। 2000 के दशक में जब डिजिटल क्रांति आई थी तो टी सीरीज ने ऑनलाइन संगीत वितरण में निवेश किया था। 2006 में कंपनी ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक चैनल बन गया था। 2019 में टी सीरीज और प्यूडीपाई के बीच में सब्सक्रिप्शन की जंग में इसे दुनिया में सुर्खियों में ला दिया था। आज टी सीरीज के यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक सब्सक्राइब है। फिल्म निर्माण में भी टी सीरीज ने बुलबुलैया, रेडी, सत्यमेव जयते और कबीर सिंह जैसी हिट फिल्में दी है। कंपनी ने पंजाबी, तमिल, तेलुगु और अन्य क्षेत्रीय संगीत में भी अपनी पहुंच बढ़ाई है। अभी की बात करें 2025 की, तो एक विशाल मनोरंजन साम्राज्य है जो संगीत,
फिल्म निर्माण और डिजिटल कंटेंट में अग्रणी है। टी सीरीज भूषण कुमार के नेतृत्व में यह कंपनी केवल भारत नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली है। इसके अलावा गुलशन कुमार की बेटी तुलसी कुमारी और अन्य परिवार के सदस्य इसमें संगीत पक्ष में रेगुलर योगदान दे रहे हैं। टी सीरीज का इतिहास एक छोटे से व्यवसाय से लेकर शुरू होकर वर्ल्ड की ब्रांड बनने तक की कहानी है। गुलशन कुमार की दूरदर्शिता और रणनीति और भूषण कुमार की आधुनिक सोच के कारण ये कामयाबी उनको नसीब हुई है।